हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तिका, जो आपकी कृतिका पाठ्यपुस्तक है। उससे हमने प्रीवियस लेक्चर में रीढ़ की हड्डी एक चैप्टर पढ़ा, जो कि गद्य विधा में लिखा गया है और ये एक एकांकी विधा है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, पहला प्रश्न जैसे कि आपको कल भी मैंने दिया था, तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है। तो पहला प्रश्न है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, राम प्रसाद नहीं, इसको थोड़ा सा आप कट कीजिएगा, गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है, तो उसका उत्तर आप लिखिएगा। इस तरह की जो तुलना है वो करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ जो है समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही समय बदलता है तो परिवर्तन हर किसी में होता है। जैसे कि जलवायु में भी परिवर्तन होता है, साल में भी देखिए आप, जब हर ऋतुएं जो है परिवर्तित होती रहती हैं, दिन भी जो है आपका सुबह रात इस प्रकार से दिन ये जो है परिवर्तित होता रहता है। तो जो है वो तुलना करना ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि समय के साथ जो है समाज में सारी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे आपका जलवायु बदल जाता है, ठीक है, खान पान में बदलाव आ जाता है और सब चीजों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो देखिए पहले की जलवायु और आज की जलवायु में भी काफी परिवर्तन आ गया है। ठीक है, खान पान में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल तुलना करना जो है एक प्रकार से तर्क संगत नहीं है। ठीक है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए और अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी अगर हम रूढ़िवादी सोच पर चले कि हम पहले ये खाते थे, ये पहनते थे, तो फिर तो वो रूढ़िवादी हो गया कि अब हमें परिवर्तित नहीं होना है, हमें समय के साथ बदलाव करना पड़ता है। अब देखिए, मौसम भी जब चेंज होता है तो हम कपड़े भी चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बस अब गर्मियों में हम उसके कॉटन के कपड़े पहन रहे थे तो अब सर्दियों में भी हम वही पहनेंगे, नहीं। मौसम चेंज होता है तो हम उसके अनुसार क्या कर देते हैं, अपने कपड़ों को भी बदल देते हैं। तो इसी प्रकार से हर चीज, हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए। तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं पहले जमाने में ये होता था, ठीक है, और अब भी हमें वही करना है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि समय के साथ समाज में सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ तक कि खान पान में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं, हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जमाने बदलने के साथ, समय बदलने के साथ सारी चीजों में कमियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों में कमियां आती हैं तो कुछ सुधार भी होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसको आप उत्तर लिखें कि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में और खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं, हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं और जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। तो एक तरफ राम स्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान कराई, उसको उच्च शिक्षा दिलवाई, और दूसरी तरफ विवाह के लिए वही बात छुपाना, ये किस विरोधाभास की या उनकी किस व्यवस्था का उजागर करता है। चलिए प्रश्न का उत्तर देखिए। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करती है। ठीक है,
तो देखिए जो रामस्वरूप थे वो आधुनिक समाज के एक सभ्य नागरिक होने के बावजूद, यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान तो की, लेकिन जो हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी सोच जिनकी है, उनके दबाव में उनको झुकना पड़ा, क्योंकि हमें समाज में रहना है तो समाज की बातों को हमें मानना भी पड़ता है। तो किसी एक के सभ्य होने से हमारा पूरा समाज सभ्य नहीं हो जाता है। इसके लिए समाज के हर नागरिक को सभ्य होना पड़ेगा। रूढ़िवादी जो सोच है उसको खत्म करके एक नई सोच को के साथ और नए समाज के साथ हमें चलना पड़ेगा, तब जाकर के जो है पूरे समाज में सुधार होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लेखक ने उन रूढ़िवादी लोगों जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, पुरानी सोचों को, पुरानी जो रीति रिवाज है उनको आगे बढ़ा करके उन्हीं के साथ जीना चाहते हैं, उन पर प्रहार किया है। ठीक है, कि ये जो चैप्टर आपको यहाँ पर जो आपको एकांकी के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो इसी पर जो है प्रहार किया गया है, इसी की बात को समाज में जो है और महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, तो राम स्वरूप बाबू जहाँ उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान की, वही शादी के लिए उन्हें वही उच्च शिक्षा छुपानी पड़ी। तो उनकी ये जो है एक व्यवस्था थी। ठीक है, किसके लिए, उनको अपनी बेटी के भविष्य के खातिर जो है रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था, और उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है। तो देखिए राम स्वरूप ने क्या कहा था, अपनी बेटी से किस प्रकार का वो व्यवहार करने के लिए कह रहे थे, कि उसे जो है बिल्कुल सिंपल वे में रहना है, और जो बातें हैं, जो अपनी शिक्षा की बातें हैं, उन सभी को उसे छुपाना है। तो देखिए अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। अब गलत क्यों है, एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं, और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन जो है सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। तो देखिए दो चीजें उन्होंने कही, सबसे पहले तो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को वो कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे थे। ठीक है, कि वो कम पढ़ी लिखी है, और अपनी बेटी को उन्होंने यही जो है वहां पर इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए कहा कि उनके सामने ऐसे व्यवहार करना कि उनको ऐसा न लगे कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक है, दूसरा जो है उन्होंने क्या किया था कि उसको पाउडर वाउडर लगा करके उसको ठीक ठाक जो है सुंदर बनाना। तो जो है दूसरी बात, उसे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का यहाँ पर उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। अगर वो ऐसा ही आचरण करेगी तो वो जिंदगी भर उनके दबाव में आ जाएगी, वो अपने को भूल जाएगी, अपना अस्तित्व तो उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सरासर बिल्कुल गलत है। परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की भी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है आपका कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वो उचित क्यों नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बेटी की जो पढ़ाई है उसको छुपाने की बात कही, और उससे उस प्रकार से व्यवहार करने के लिए कहा कि उनको ये महसूस ना हो कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरा, उन्होंने उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो है जो आपके नकली प्रसाधन है उस सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा है, वो भी गलत है। क्योंकि देखिए जब आपका रिश्ता होता है उस समय तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, और फिर जब आप घर में रहेंगे, क्योंकि एक दिन तो आपको देखना नहीं है, हमेशा उनके साथ रहना है, तो क्यों हम वो नकली प्रसाधनों का प्रयोग करें, इस प्रकार की चीजों को हम इग्नोर करें तो अच्छा है। ठीक है, और खासकर जब लड़की को देखने आया
आया जाता है लड़के वाले, तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं जो अनुचित है, साथ ही वो यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह भूल क्यों रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अक्सर पेरेंट्स ही अपनी बेटी को जो है इस प्रकार के व्यवहार करने को मजबूर कर देते हैं, और लड़की जो है फिर जिंदगी भर उन लड़के वालों के सोच और उनके आचरण के साथ जो है चलती रहती है, और वो जो है अपना अस्तित्व खो देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये प्रश्न मैंने आपको घर के लिए दिया था, उम्मीद कर रही हूँ कुछ बच्चों ने किया होगा। चलिए तो देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? यानी कि लड़की के पिता और लड़के के जो पिता हैं, एक और गोपाल प्रसाद शादी को क्या कह रहे हैं, बिजनेस मान रहे हैं, और दूसरी ओर राम स्वरूप जो लड़की के पिता हैं, वो जो है अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हुए इस शादी को कराना चाहते हैं। तो क्या ये दोनों समान रूप से अपराधी हैं? तो देखिए आपके विचार क्या हैं, इसमें तो आप अपने विचार भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। ठीक है, आप इस प्रश्न में अपने विचार जरूर लिखें। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की जो मधुरता है तथा संबंधों की जो गरिमा है वो भी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका तो ये तो अपराधी हैं ही। ठीक है, लेकिन साथ में राम स्वरूप जो है वे आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। तो दोनों जो है समान रूप से अपराधी है, क्योंकि राम स्वरूप एक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद क्योंकि राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, वे चाहते तो गर्व से कहते कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और उसके लिए उसके योग्य वर ढूंढते, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कायरता का परिचय दिया है। क्यों? उनके सामने जो है एक रूढ़िवादी व्यक्ति के सामने उनको झुकना पड़ा। ठीक है, और अपनी बेटी का जो है रिश्ता उसके साथ वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उनकी कायरता का ही परिचय दे रहे हैं, उनका व्यक्तित्व यहाँ पर। ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में बिजनेस को खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की जो मधुरता है और संबंधों की जो गरिमा है उसको कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। ठीक है, तो जहाँ माँ बाप को ही समझौता करना पड़ गया तो बेटी वहां पर कितना समझौता करेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जरा इस बात को आप सोचिए कि अगर वो शादी हो भी जाती, ठीक है, उमा के कहने पर तो वो लोग चले गए थे, लेकिन अगर वो शादी हो जाती तो क्या उमा हमेशा खुश रह पाती उन लोगों के साथ? इस प्रकार की जो सोच, एक पढ़ी लिखी लड़की इन लोगों के दबाव में हमेशा रह जाती और फिर उसकी जिंदगी जो है फिर क्या हो जाती, एक नरक की तरह वो जीती। तो ये जो है सोच एक तरफ से समाज के लिए जो है
दाग है, धब्बा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित लिखिए। जहां शंकर इस प्रश्न को लिखें और इसको आपने तर्क के साथ लिखना है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित आपने इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी। देखिए, उमा ने क्या किया, जब उमा को जिस प्रकार का व्यवहार करने के लिए कहा गया था पिता के द्वारा, उमा ने पहले तो वही व्यवहार किया, लेकिन जब उसे कहने के लिए कहा गया तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह एक पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, वो चाहती तो चुपचाप रहती, लेकिन उसने वहां शंकर की जो सच्चाई है उसको भी बताई। लेकिन इसके बावजूद भी गोपाल प्रसाद उमा को छोड़ करके, अपने बेटे शंकर को छोड़ करके दोषारोपण किस पर कर रहे थे, राम स्वरूप बाबू पर और उमा पर, कि आपकी बेटी हमारी बेइज्जती कर रही है, हमारा अपमान कर रही है। और अपने बेटे की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। साथ ही उन्होंने राम स्वरूप को ही दोष दिया कि आपने हमसे झूठ कहा, आपने ये कहा कि आपकी बेटी कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, लेकिन उमा ने इसको स्पष्ट कर दिया, ठीक है, कि वो जो है ज्यादा पढ़ी लिखी है, और बिना डरे उसने शंकर की जो सच्चाई है उनके सामने कह दी। तो देखिए, उसने स्पष्टवादिनी थी, वो उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। तो देखिए, राम गोपाल प्रसाद जब उनके घर में आए तो कहीं ना कहीं उनको लालच भी था। उन्होंने अपने बेटे शंकर से क्या कहा था कि आदमी अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, यानी कि उसने कहीं ना कहीं दहेज का भी उसको क्या था, लालच था। और जिस आदमी को दहेज का लालच है, तो अब वो जो लड़की उसके घर में आएगी वो कैसे खुश रहेगी। ठीक है, साथ में उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो देखिए, उमा ने यहाँ आकर के उसने सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया कि वो जो है, उनका जो बेटा है वो उसका चरित्र कैसा है। साथ में वो जो है उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता हमारे समाज में है। ठीक है, निडर होकर उसने जो है उनके सामने बात कही। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाली। अब देखिए, गोपाल प्रसाद जो है उसकी जो है दोहरी मानसिकता थी। लालची इसलिए क्योंकि उसे दहेज का भी लालच था, क्योंकि उसने मकान देखा। उसने क्या कहा शंकर से कि मकान भी ठीक है, आदमी भी ठीक है, बातचीत करने में, अब लड़की देखते हैं। ठीक है, ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। तो यहाँ उमा ने ही इनको सबक सिखाया, नहीं तो राम स्वरूप ने तो उसका रिश्ता पक्का ही कर दिया था। ठीक है, ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर। तो उसने बिल्कुल निडर होकर के यहाँ पर जवाब दिया। ठीक है, इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए क्या है, निरुपयोगी हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है, वो समाज के लिए जो है कोई उपयोग में नहीं आएंगे, समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच रखने वाले हमारे समाज में कई प्रकार के लोग हैं। ठीक है, जो ऐसी सोच रखते हैं, जिनके अपने बेटे में कोई गुण नहीं है, लेकिन दूसरे की लड़की को उनको जो है सर्व गुण संपन्न चाहिए। चलिए, इस उत्तर को लिखिएगा कि आज समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व। और इस प्रश्न को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उमा जो है एक तो स्पष्टवादिनी थी, उच्च चरित्र वाली लड़की थी। गोपाल प्रसाद का जो चरित्र था वो दोहरी मानसिकता वाला था। ठीक है, लालची और ढोंगी लोगों में से एक था। और शंकर जो है, शंकर का जो चरित्र था वो जो है समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, निरुपयोगी, यानी कि जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। ठीक है, शंकर जैसे व्यक्ति समाज की कोई दिशा
संकर को जो है समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया है? ठीक है, और उमा ने गोपाल प्रसाद से जाते हुए ऐसा क्यों कहा है कि घर जाकर ये देख लीजिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, बैकबोन बैकबोन। ठीक है ना, तो देखिए यह शीर्षक एकांकी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली जो मानसिकता वाली व्यक्ति को जो है ये व्यक्त करता है और उस पर प्रहार करता है, क्योंकि रीढ़ जो है शरीर का मुख्य हिस्सा होता है और वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। किसको? मनुष्य को। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने और झुकने कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है और व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार जो हमारी पुरानी रीतियों और परंपराओं का जो बदलना आवश्यक है। यदि हम पुरानी रीतियों के साथ ही चलें तो हमारा समाज नहीं बदलेगा, हम में सुधार भी नहीं आ सकता है। यह समय की मांग होती है और जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे जो है विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर जो है क्या है, कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है। बिना रीढ़ का इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा। ठीक है, चलिए तो जो रीढ़ की हड्डी चैप्टर का नाम है वो क्यों रखा है लेखक ने? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मनुष्य रीढ़ की हड्डी के बिना जो है खड़े नहीं रह सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का अपना जो है व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अपना आत्मसम्मान होना चाहिए। ठीक है, उस प्रश्न को लिखें कि यह शीर्षक एकांकी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की जो सड़ी गली मानसिकताओं को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ जो है शरीर का मुख्य हिस्सा होता है और वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। इसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है कि जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाते हैं। तो कुछ पुरानी रीतियां ऐसा नहीं है कि सारी रीतियां खराब है। कुछ जो रीतियां जिससे समाज का अहित हो उनको बदलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो यदि किसी का अहित कर रही हैं तो वो समाज के लिए विकार बन जाती है। जैसे जो पुरानी सोच यहाँ पर है कि लड़कियों को कम, इस चैप्टर में, इस एकांकी में यही बताया गया है कि जो लड़कियों को, महिलाओं को कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये जो है महिलाओं के लिए क्या है, एक विकार है। इसी प्रकार की हमारी कई प्रकार की सोच हो सकती है पुरानी, जो समाज के लिए अहित करने वाले हों, समाज का भला जिनसे नहीं होता है उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़के से भी यही तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का,
इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवा कुछ नहीं होते हैं। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो देखिए इस एकांकी को आपने पढ़ा है, आप इस एकांकी में किसको इसका मुख्य पात्र कहेंगे? ठीक है ना। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में जो आपका हीरो होता है उसको मुख्य पात्र होता है। ठीक है, तो इस एकांकी में आप मुख्य पात्र किसे कहेंगे? तो देखिए कथा वस्तु के आधार पर यानी कि इस एकांकी के आधार पर उमा मुख्य पात्र है। क्यों है? क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। जो उमा के पिता हैं, उनका नौकर है, जो सारे पात्र हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये सारे जो है तैयारी चल रही है उमा के लिए, लड़के जो देखने वाले हैं उनके लिए। भले ही पाठ में उसकी परिस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, उसकी जो उपस्थिति है वो थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो सारे उमा के लिए हो रहे हैं। परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, समाज की जो मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो उमा है, क्योंकि एकांकी जो पूरी यहाँ पर एकांकी चल रही है वो उमा के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। राम स्वरूप ये आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद, ठीक है, इसे आप गोपाल प्रसाद लिखें, निहायती चालाक, बड़ बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की जो समानता में अविश्वास रखने वाले रूढ़िवादी सोच के हैं व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी क्या कहते हैं, बिजनेस मानते हैं, और इससे उनका लालची स्वभाव का पता चलता है, क्योंकि बिजनेस में तो आपको फायदा और नुकसान ही आप देखेंगे। ठीक है, इस एकांकी का उद्देश्य, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रयास हैं, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का, यानी कि जो विद्वान स्त्रियां हैं, विदुषी का मतलब विद्वान स्त्रियां हैं, उनका उदाहरण समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में महिला
को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं या करना चाहिए। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए को इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।